नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता का खेल असल में कैसा होता है? वो दांव पेंच, वो दोस्ती और दुश्मनी, वो धोखा और वफादारी, जो बंद दरवाजों के पीछे कोई सारे महलों में और अंधेरी गलियों में खेले जाते हैं। हम अक्सर आज की राजनीति को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खेल सदियों से बिल्कुल ऐसे ही खेला जा रहा है? आज हम इतिहास के एक ऐसे झरोखे में झांकने वाले हैं जो हमें सीधे 15वीं सदी के इटली में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां कला, संस्कृति और ज्ञान अपने शिखर पर थे, लेकिन उसी चमक के पीछे सत्ता के लिए एक ऐसा खूनी संघर्ष चल रहा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस कहानी को हमें सुनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि इतिहास का वो सबसे विवादास्पद और जीनियस विचारक है जिसे दुनिया निकोलो मैकियावेली के नाम से जानती है। वही मैकियावेली जिसने द प्रिंस लिखकर शासकों को सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के वो नुस्खे दिए जो आज भी दुनिया भर के लीडर्स अध्ययन करते हैं। आज हम उसकी उसी कलम से निकली एक और महान रचना, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एंड ऑफ द अफेयर्स ऑफ इटली की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक शहर का इतिहास नहीं है, ये सत्ता की भूख, इंसानी फितरत और एक राष्ट्र के बनने और बिखरने की कहानी है। क्या आप तैयार हैं उस दौर की साजिशों, युद्धों और रहस्यों को जानने के लिए, जो हमें सिखाएंगे कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैकियावेली कौन था और उसने यह किताब क्यों लिखी? एक बदनाम जीनियस की अनकही कहानी। जब भी हम निकोलो मैकियावेली का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, मैकियावेलियन। यानी एक ऐसा इंसान जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो धोखेबाज है, क्रूर है और जिसके लिए सही गलत का कोई मतलब नहीं है। इट प्रिंस जैसी किताब लिखने के बाद उनकी छवि ही ऐसी बन गई है। लेकिन क्या मैकियावेली सच में ऐसा ही था, या फिर इतिहास ने उसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने पेश नहीं की? इस ऑडियो बुक को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे लिखा है, क्योंकि यह किताब सिर्फ फ्लोरेंस का इतिहास नहीं है। यह मैकियावेली के अपने जीवन के दर्द, उसकी उम्मीदों और उसकी मजबूरियों का भी आईना है। निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस में हुआ था, जो उस समय इटली का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहर था। वह कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं था, लेकिन उसके पिता एक वकील थे, इसलिए उसे अच्छी शिक्षा मिली। वह बड़ा होकर एक काबिल डिप्लोमेट और सरकारी अधिकारी बना। उसने फ्लोरेंस गणराज्य के लिए 14 साल तक जी जान से काम किया। उसने अलग अलग देशों की यात्राएं की, कोई सारे राजाओं और पोप से मुलाकातें की और सत्ता के खेल को अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा। वह एक सच्चा देशभक्त था, जो अपने शहर फ्लोरेंस को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1512 में फ्लोरेंस की राजनीति में एक भूचाल आ गया। मेदिची परिवार, जिसे कुछ साल पहले फ्लोरेंस से निकाल दिया गया था, स्पेन की सेना की मदद से वापस सत्ता में आ गया। गणराज्य खत्म हो गया और मेदिची परिवार के हाथ में सारी ताकत आ गई। और क्योंकि मैकियावेली ने गणराज्य के लिए काम किया था, इसलिए उसे मेदिची परिवार का दुश्मन माना गया। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। उस पर मेदिची के खिलाफ साजिश रचने का झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे भयानक यातनाएं दी गईं, उसे टॉर्चर किया गया, ताकि वह उन गुनाहों को कबूल कर ले जो उसने किए ही नहीं थे। सोचकर देखिए उस इंसान की हालत, जो कल तक अपने देश के लिए कोई सारे फैसले ले रहा था। आज वो एक अंधेरी कोठरी में अकेला है और उस पर जुल्म हो रहे हैं। किसी तरह वह जेल से छूटा, लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे फ्लोरेंस से बाहर अपने एक छोटे से फार्म हाउस में निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका था। उसकी इज्जत, उसका काम, सब कुछ छीन लिया गया था। यहीं अपने निर्वासन के अकेलेपन में मैकियावेली ने लिखना शुरू किया। उसने द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और फिर हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जैसी महान किताबें लिखी। अब सवाल यह उठता है कि उसने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस क्यों लिखी? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। यह किताब लिखने का काम उसे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मेदिची परिवार ने ही दिया था। वही मेदिची परिवार जिसने उसे बर्बाद किया था। 1520 में कार्डिनल गियुलियो द मेदिची, यानी जो बाद में पोप क्लेमेंट सप्तम बने, ने मैकियावेली को फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का काम सौंपा। ये मैकियावेली के लिए एक सुनहरा मौका था। ये एक मौका था वापस राजनीति में आने का,
मेडिची परिवार का भरोसा जीतने का और यह साबित करने का कि वह अभी भी फ्लोरेंस के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। वह चाहता तो कोई और अच्छी नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने इतिहास लिखना चुना। क्यों? क्योंकि वह सत्ता के गलियारों में वापस लौटना चाहता था। वह फिर से अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन मैकियावेली सिर्फ मेडिची को खुश करने के लिए इतिहास नहीं लिख रहा था। वह एक बहुत महान राजनीतिक विचारक था। वह जानता था कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों का संग्रह नहीं होता। इतिहास एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां हम अतीत की गलतियों से सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उसने फ्लोरेंस के इतिहास को इस नजरिए से देखा। उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि फ्लोरेंस इतना महान होकर भी हमेशा अंदरूनी युद्धों में क्यों फंसा रहा। क्या वजह थी कि वहां कभी स्थायी शांति और एकता स्थापित नहीं हो पाई। वह इन सवालों के जवाब खोजकर मेडिची परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाना चाहता था कि एक सफल राज्य कैसे चलाया जाता है। ये किताब एक तरह से दा प्रिंस में दिए गए सिद्धांतों का ही एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। दा प्रिंस बताती है कि एक शासक को क्या करना चाहिए, और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये दिखाती है कि जब शासक उन सिद्धांतों पर नहीं चलते तो उनका और उनके राज्य का क्या हश्र होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई साधारण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। यह एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसने सत्ता को बनते और बिगड़ते हुए देखा है, जिसने देशभक्ति और विश्वासघात दोनों का स्वाद चखा है। यह किताब लिखते हुए मैकियावेली के मन में क्या चल रहा होगा? क्या वह मेडिची परिवार की तारीफ करके उनका मक्खन लगा रहा था, या फिर वह इतिहास की आड़ में उन्हें उनकी ही गलतियों का आईना दिखा रहा था? क्या वह उन्हें यह चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने भी वही गलतियां की जो उनके पूर्वजों ने की थीं, तो उनका भी वही हश्र होगा? यह किताब एक दो धारी तलवार की तरह है, जो एक तरफ तो मेडिची का महिमा मंडन करती है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही चालाकी से उन सभी कारणों को उजागर करती है जिनकी वजह से फ्लोरेंस जैसे महान गणराज्य का पतन हुआ। और इन्हीं कारणों में छुपा है सत्ता का वो असली खेल, जो आज भी उतना ही सच है जितना वो 500 साल पहले था। आखिर क्या थे वो कारण? फ्लोरेंस के इतिहास में वो कौन से गहरे राज दबे हुए थे जिन्हें मैकियावेली दुनिया के सामने लाना चाहता था? इस रहस्य को जानने के लिए हमें उसके साथ फ्लोरेंस के अतीत के अंधेरे गलियारों में चलना होगा। चलिए आगे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, पतन की शुरुआत और इटली का अंधकार युग। जब एक महान साम्राज्य भागों में बिखर गया, किसी भी शहर या देश की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस जमीन और उस माहौल को समझना होता है जहां वो कहानी जन्म लेती है। मैकियावेली एक शानदार कहानीकार की तरह फ्लोरेंस की कहानी सीधे फ्लोरेंस से शुरू नहीं करता। वह हमें समय में बहुत पीछे ले जाता है, उस दौर में जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने आधी दुनिया पर राज किया, जिसके कानून, जिसकी वास्तुकला, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, वो कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मैकियावेली अपनी किताब की शुरुआत यहीं से करता है, क्योंकि वह जानता है कि फ्लोरेंस और पूरे इटली के भविष्य की जड़ें रोमन साम्राज्य के इसी पतन में छिपी हुई हैं। वह हमें दिखाना चाहता है कि जब एक केंद्रीय शक्ति, एक मजबूत सरकार खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कैसा भयानक अंधकार और अराजकता का दौर आता है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली किसी एक देश का नाम नहीं रह गया था। यह बस एक भौगोलिक क्षेत्र था जो सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों, शहरों और रियासतों में बंट गया था। हर शहर का अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपने नियम कानून थे। ये सभी राज्य आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। कोई अपनी सीमाओं को विकसित करने के लिए युद्ध कर रहा था, तो कोई अपने व्यापार पर कब्जा करने के लिए। एकता और राष्ट्रवाद की भावना तो जैसे खत्म ही हो गई थी। हर कोई सिर्फ अपने छोटे से शहर या अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। मैकियावेली इस दौर को अंधकार युग कहता है। यह एक ऐसा समय था जब इटली बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक आसान शिकार बन गया था। उत्तर से जर्मन और फ्रैंकिश जनजातियां हमला कर रही थीं, तो दक्षिण से अरब। इटली की धरती खून से लाल थी, लेकिन इटली के शासकों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे तो आपस में ही युद्ध करने में व्यस्त थे। इसी अराजकता के बीच दो नई ताकतें उभर कर सामने आईं, जिन्होंने इटली की राजनीति को आने वाली कई सदियों तक अपनी गिरफ्त में रखा। पहली ताकत थी पोप, यानी कैथोलिक चर्च का सबसे प्रमुख धर्मगुरु, जो रोम में बैठता था। पोप सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं था, बल्कि वह एक बहुत महान राजनीतिक प्लेयर भी था।
उसके पास अपनी जमीन थी, अपनी सेना थी और सबसे अधिक लोगों की आस्था की शक्ति थी। वह किसी भी राजा को बना सकता था और किसी को भी बिगाड़ सकता था। दूसरी ताकत थी पवित्र रोमन सम्राट, जो कहने को तो पूरे यूरोप का सम्राट था, लेकिन उसका असली प्रभाव ज्यादातर जर्मनी और उत्तरी इटली पर था। अब इटली की बिसात पर एक नया और बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हो गया। यह खेल था पोप और सम्राट के बीच अपनी अपनी सत्ता को स्थापित करने का। दोनों ही खुद को इटली का असली मालिक साबित करना चाहते थे। इस युद्ध ने पूरे इटली को दो गुटों में बांट दिया। एक गुट था गुएल्फ, जो पोप का समर्थन करते थे। दूसरा गुट था घिबेलिन, जो सम्राट का समर्थन करते थे। अब इटली के शहर और परिवार आपस में सिर्फ जमीन या व्यापार के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि वे गुएल्फ और घिबेलिन के नाम पर भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। यह युद्ध इतनी जहरीली हो गई थी कि एक ही शहर के लोग, पड़ोसी, यहां तक कि भाई भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अगर एक परिवार गुएल्फ है, तो दूसरा घिबेलिन बनकर उसका विरोध करेगा। अगर आज एक शहर पर गुएल्फ का कब्जा है, तो कल घिबेलिन वाले हमला करके उन्हें बाहर निकाल देंगे और उनके घर जला देंगे। मैकियावेली बहुत ही दर्द के साथ इस पागलपन का वर्णन करता है। वह दिखाता है कि कैसे बाहरी दुश्मनों यानी पोप और सम्राट ने इटली के लोगों को ही आपस में लड़वा कर अपना अपना उल्लू सीधा किया। इटली के लोग यह समझ ही नहीं पाए कि उनकी आपसी फूट ही उनकी सबसे मुख्य कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा बाहर वाले उठा रहे हैं। इसी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में उत्तरी इटली में एक शहर धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। इसका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस भी गुएल्फ और घिबेलिन की इस युद्ध से अछूता नहीं था। यहां भी परिवार आपस में भटे हुए थे, यहां भी मार्गों पर खून बहता था। लेकिन इस शहर में कुछ तो खास बात थी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और बुद्धिमान थे। वे शानदार कारीगर थे, कुशल व्यापारी थे और चतुर बैंकर थे। उन्होंने पोशाक और ऊन का एक ऐसा व्यापार खड़ा किया जिसकी मांग पूरे यूरोप में थी। उन्होंने सोने का एक ऐसा सिक्का बनाया जिसे फ्लोरिन कहा जाता था, जो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया था। धीरे धीरे फ्लोरेंस बहुत अमीर और शक्तिशाली होने लगा। लेकिन क्या यह पैसा, यह समृद्धि फ्लोरेंस को उसकी सबसे महत्वपूर्ण बीमारी से बचा पाएगी? वो बीमारी थी अंदरूनी फूट और गुटबाजी की। या फिर यही पैसा और यही ताकत युद्ध की आग में और ज्यादा घी डालने का काम करेगी? मैकियावेली हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां फ्लोरेंस के सामने दो रास्ते हैं। या तो वह अपनी एकता से एक महान गणराज्य बन सकता है, या फिर अपनी आपसी युद्धों में जलकर राख हो सकता है। फ्लोरेंस ने कौन सा रास्ता चुना और इस रास्ते पर उसे किन भयानक साजिशों और विश्वासघात का सामना करना हुआ? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां फ्लोरेंस की असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर नंबर 3, फ्लोरेंस का जन्म और गुटबाजी का जहर, जब शहर अपने ही लोगों का दुश्मन बन गया। अब मैकियावेली अपनी कहानी का पूरा ध्यान फ्लोरेंस पर केंद्रित करता है। वह हमें उस शहर के दिल में ले जाता है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत और समृद्ध दिखता है, लेकिन जिसके अंदर गुटबाजी और नफरत का जहर घुल चुका है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, पूरा इटली गुएल्फ यानी पोप के समर्थक और घिबेलिन यानी सम्राट के समर्थक के नाम पर बंटा हुआ था। फ्लोरेंस भी इस आग में जल रहा था। लेकिन मैकियावेली हमें बताता है कि फ्लोरेंस की समस्या सिर्फ गुएल्फ और घिबेलिन तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ की युद्ध और भी ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत थी। यहाँ के अमीर और शक्तिशाली परिवार अपनी इज्जत, अपनी आकर और अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। गुएल्फ और घिबेलिन तो बस एक बहाना था, एक झंडा था जिसके नीचे ये परिवार अपनी अपनी सेनाएं खड़ी करते थे। असली युद्ध तो वर्चस्व की थी, यह दिखाने की कि शहर का असली मालिक कौन है। मैकियावेली एक बहुत ही नाटकीय घटना का जिक्र करता है, जहां से फ्लोरेंस में इस खूनी खेल की शुरुआत हुई। यह कहानी है बुओनदेलमोंते दे बुओनदेलमोंती नामक एक युवा रईस की। उसकी शादी उबेरती परिवार की एक युवती से तय हुई थी, लेकिन शादी से ठीक पहले उसने एक और अमीर परिवार दोनाती की युवती के सौंदर्य से मोहित होकर उबेरती परिवार से रिश्ता तोड़ दिया और दोनाती परिवार की युवती से शादी करने का फैसला कर लिया। यह उबेरती परिवार के लिए एक बहुत अधिक अपमान था। उन्होंने इसे अपनी इज्जत पर हमला माना। उन्होंने अपने सहयोगियों जैसे अमीदेई परिवार के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक की। उस बैठक में यह फैसला लिया गया
कि इस अपमान का बदला सिर्फ खून से ही लिया जा सकता है। उन्होंने एक साजिश रची और ईस्टर के दिन जब बुओन देल मोंटे अपनी नई दुल्हन के साथ घोड़े पर सवार होकर शहर के पुल से गुजर रहा था, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह फ्लोरेंस के भविष्य की हत्या थी। इस एक घटना ने पूरे शहर को दो दुश्मन गुटों में बांट दिया। जो परिवार बुओन देल मोंटे के समर्थक थे, वे एक तरफ हो गए और जो उबेरती और अमिदेई के समर्थक थे, वे दूसरी तरफ। देखते ही देखते पूरा शहर एक युद्ध के मैदान में बदल गया। परिवार के लोग एक दूसरे को मार्गों पर मारने लगे, एक दूसरे के घरों और टावरों को जलाने लगे। मैकियावेली हमें यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी व्यक्तिगत रंजिश, एक छोटा सा अहंकार पूरे समाज को बर्बाद कर सकता है। यह युद्ध सालों तक चलती रही। कभी एक गुट का पलड़ा भारी होता तो वे दूसरे गुट के लोगों को शहर से निकाल देते और उनकी संपत्ति जब्त कर लेते। फिर कुछ सालों बाद जब राजनीतिक हवा बदलती तो दूसरा गुट वापस आता और पहले गुट से अपना बदला लेता। यह नफरत और बदले का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया था। मैकियावेली बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करता है कि फ्लोरेंस की इस गुटबाजी का चरित्र रोम की गुटबाजी से कितना अलग और कितना ज्यादा विनाशकारी था। वह कहता है कि प्राचीन रोम में भी अमीरों यानी पैट्रिशियन और आम लोगों यानी प्लेबियन के बीच संघर्ष होता था, लेकिन वहां का संघर्ष ज्यादातर कानूनों और बहसों के जरिए होता था। उनके संघर्षों का नतीजा यह होता था कि नए कानून बनते थे, गणराज्य और मजबूत होता था और आम लोगों को और ज्यादा अधिकार मिलते थे। लेकिन फ्लोरेंस का संघर्ष ऐसा नहीं था। यहाँ का संघर्ष व्यक्तिगत दुश्मनी और बदले की भावना पर आधारित था। यहाँ लोग बहस नहीं करते थे, वे एक दूसरे को मारते थे। यहाँ का संघर्ष शहर को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहा था। हर युद्ध के बाद शहर और ज्यादा बढ़ जाता था और ज्यादा नफरत फैल जाती थी। यहाँ हारने वाले को शहर से निकाल दिया जाता था, जिससे शहर अपने ही काबिल नागरिकों को खोता जा रहा था। इस लगातार चलती युद्ध के बीच फ्लोरेंस के आम नागरिकों यानी व्यापारियों, कारीगरों और मजदूरों का जीवन नर्क बन गया था। वे इन अमीर परिवारों की युद्ध में बिना वजह पिस रहे थे। उनके व्यापार ठप हो रहे थे, उनके घर जला दिए जाते थे और उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे इन आम लोगों के मन में भी इन अमीर घरानों के खिलाफ गुस्सा बरहने लगा। वे महसूस करने लगे कि ये मुट्ठी भर अमीर लोग अपनी निजी दुश्मनी के लिए पूरे शहर को दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा कि अगर उन्हें शांति और सुरक्षा चाहिए तो उन्हें खुद सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। आम लोगों के दिलों में सुलग रही यह चिंगारी धीरे धीरे एक ज्वालामुखी का रूप ले रही थी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो जल्द ही फटने वाला था और फ्लोरेंस की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या आम आदमी की यह बगावत कामयाब होगी? क्या वे इन शक्तिशाली और क्रूर कुलीनों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, या फिर उनकी यह कोशिश भी खून खराबे और एक और विशाल त्रासदी में बदल जाएगी? फ्लोरेंस के इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण अध्याय अब शुरू होने वाला है। चैप्टर नंबर 4, सियोम्पी विद्रोह और आम आदमी का राज। जब मजदूरों ने सत्ता को चुनौती दी, फ्लोरेंस के अमीर घरानों की आपसी युद्धों से तंग आकर आम जनता के दिलों में जो गुस्सा पनप रहा था, वह आखिरकार 1378 में एक विशाल विद्रोह के रूप में फट गया। इस विद्रोह को इतिहास में सियोम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सियोम्पी उन मजदूरों को कहा जाता था जो ऊन के कारखानों में सबसे निचले स्तर का काम करते थे। उनकी हालत गुलामों से कुछ बेहतर ही थी। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उनका अपना कोई संगठन यानी गिल्ड नहीं था और कारखानों के मालिक उनका बुरी तरह से शोषण करते थे। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन बदले में उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि उनका गुजारा भी मुश्किल से होता था। शहर की दौलत इन्हीं के खून पसीने से अधिक हो रही थी, लेकिन उस दौलत में इनका कोई हिस्सा नहीं था। मैकियावेली इस विद्रोह को बहुत महत्व देता है, क्योंकि यह फ्लोरेंस के इतिहास में पहली बार था जब सबसे गरीब और सबसे दबे कुचले तबके ने संगठित होकर सत्ता को सीधे चुनौती दी थी। इस विद्रोह की आग को भड़काने का काम कई कारणों ने मिलकर किया। शहर की सरकार ने एक युद्ध के लिए आम जनता पर भारी टैक्स लगा दिया था। कारखानों के मालिक मजदूरों का वेतन और कम करने की धमकी दे रहे थे, और सबसे अधिक लोगों में यह भावना घर कर गई थी कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है। विद्रोह की शुरुआत तब हुई
जब सरकार ने कुछ मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की। यह खबर मिलते ही हजारों सियोम्पी और दूसरे गरीब कारीगर अपने घरों से निकल आए। उनके हाथों में जो कुछ भी आया, हथौड़े, कुल्हाड़ियां और दूसरे औजार, उसे ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया। वे गुस्से में नारे लगाते हुए मार्गों पर उतर आए। उन्होंने सरकारी दफ्तरों को जला दिया, अमीर व्यापारियों के घरों को लूट लिया और जेलों को तोड़कर अपने साथियों को आजाद करा लिया। पूरा शहर इन गरीब मजदूरों के कब्जे में आ गया था। फ्लोरेंस के अमीर और शक्तिशाली लोग, जो कल तक खुद को शहर का मालिक समझते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप रहे थे। इस विद्रोह का एक नेता था जिसका नाम था मिकेले दी लांदो। वह खुद एक ऊन कंघी करने वाला यानी एक सियोम्पी था। वह एक बहुत ही समझदार और साहसी व्यक्ति था। जब विद्रोहियों ने सरकारी महल पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने मिकेले को अपना नेता चुना और उसे फ्लोरेंस का शासक बना दिया। सोचिए, यह कितनी विशाल और अविश्वसनीय घटना थी। एक साधारण मजदूर जिसके पास कल तक कोई अधिकार नहीं थे, आज वो फ्लोरेंस गणराज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। यह आम आदमी की एक बहुत विशाल जीत थी। मिकेले दी लांदो ने सत्ता में आते ही कई सुधार किए। उसने सियोम्पी और दूसरे छोटे कारीगरों के लिए 3 नए गिल्ड बनाए ताकि उन्हें भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उसने अमीरों पर लगे कुछ कर्जों को माफ कर दिया और शासन में गरीबों की भागीदारी बढ़ाई। एक समय के लिए ऐसा लगा कि फ्लोरेंस में सच में जनता का राज आ गया है। लेकिन मैकियावेली हमें दिखाता है कि सत्ता को हासिल करना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। सियोम्पी की यह सरकार शुरू से ही बहुत सारी मुश्किलों से घिरी हुई थी। पहली मुश्किल यह थी कि विद्रोही खुद ही आपस में बंटे हुए थे। कुछ कट्टरपंथी थे जो चाहते थे कि सारे अमीरों को मारकर उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। वे और भी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। वहीं मिकेले दी लांदो जैसे नरमपंथी लोग थे जो व्यवस्था में सुधार तो चाहते थे, लेकिन वे शहर में शांति और व्यवस्था भी बनाए रखना चाहते थे। विद्रोहियों की यह आपसी फूट ही उनकी सबसे प्रमुख कमजोरी बन गई। दूसरी तरफ फ्लोरेंस के अमीर और शक्तिशाली परिवार भले ही हार गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शहर के प्रमुख व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि अगर इन सियोम्पी का राज रहा तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा और फ्लोरेंस बर्बाद हो जाएगा। जल्द ही सियोम्पी सरकार के कट्टरपंथी और नरमपंथी गुटों के बीच युद्ध शुरू हो गई। कट्टरपंथियों को लगा कि मिकेले दी लांदो ने अमीरों के साथ मिलकर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने मिकेले के खिलाफ ही एक और विद्रोह कर दिया। अब मिकेले के सामने एक बहुत ही कठिन चुनाव था। या तो वह इन कट्टरपंथी मजदूरों का साथ देता या फिर वह शहर के पुराने शक्तिशाली गुटों के साथ मिलकर इस नए विद्रोह को कुचलता। मिकेले ने दूसरा रास्ता चुना। उसने शहर के मध्यम और उच्च वर्गों की सेना के साथ मिलकर अपने ही सियोम्पी भाइयों के विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। यह सियोम्पी आंदोलन के अंत की शुरुआत थी। जैसे ही मजदूरों की एकता टूटी, पुराने अमीर घरानों को अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। उन्होंने मिकेले दी लांदो को भी किनारे कर दिया और धीरे धीरे वापस सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर सियोम्पी विद्रोह से हासिल हुए सारे अधिकार छीन लिए गए। नए गिल्ड भंग कर दिए गए। मजदूर नेताओं को या तो मार दिया गया या शहर से निकाल दिया गया। आम आदमी का राज एक सपने की तरह आया और टूटकर बिखर गया। मैकियावेली इस पूरी घटना से हमें क्या सिखाना चाहता है? वह यह दिखाना चाहता है कि किसी भी आंदोलन की सफलता उसकी एकता पर निर्भर करती है। जैसे ही सियोम्पी आपस में युद्ध करने लगे, उनकी हार निश्चित हो गई। वह यह भी दिखाता है कि कैसे सत्ताधारी वर्ग हमेशा समाज को बांटकर राज करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या इस विद्रोह की आग पूरी तरह से बुझ गई थी, या फिर इसकी राख के नीचे एक ऐसी चिंगारी दबी रह गई थी जो फ्लोरेंस की राजनीति को एक नए और बहुत ही चालाक वंश के हाथों में सौंपने वाली थी? एक ऐसा वंश जो तलवार से नहीं बल्कि पैसे और चालाकी से राज करने वाला था। यह कहानी है मेदिची परिवार के उदय की। चैप्टर नंबर 5, मेदिची परिवार का उदय और पैसे की ताकत। जब एक बैंकर परिवार शहर का मालिक बन गया, सियोम्पी विद्रोह के असफल होने के बाद फ्लोरेंस की राजनीति में एक खालीपन सा आ गया था। पुराने अमीर घराने कमजोर हो चुके थे और आम जनता का सपना टूट चुका था। इस अस्थिर माहौल में एक परिवार बहुत ही खामोशी और चालाकी से अपनी ताकत विकसित कर रहा था। यह था मेदिची परिवार। मेदिची परिवार फ्लोरेंस के दूसरे शक्तिशाली परिवारों जैसे अल्बित्सी
की तरह कोई पुराने कुलीन योद्धा नहीं थे। वे मूल रूप से व्यापारी और बैंकर थे। उन्होंने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाया था जिसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली हुई थीं। वे पोप से लेकर कोई सारे राजाओं तक को कर्ज देते थे। मैकियावेली हमें दिखाता है कि कैसे मेडिची परिवार ने यह समझ लिया था कि नए युग में असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि पैसे में है, और उन्होंने अपनी इसी पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके फ्लोरेंस की सत्ता पर कब्जा किया, वो भी बिना एक भी चुनाव लड़े या कोई विशाल युद्ध किए। मेडिची परिवार के इस उदय का श्रेय जाता है जियोवान्नी दी बिच्छी दे मेडिची को। जियोवान्नी एक बहुत ही दूरदर्शी और चतुर इंसान था। वह जानता था कि फ्लोरेंस के लोग पुराने अमीर घरानों के अहंकार और युद्धों से तंग आ चुके हैं। इसलिए उसने खुद को एक साधारण नागरिक के रूप में पेश किया। वह शान शौकत से दूर रहता था, आम लोगों से बहुत विनम्रता से मिलता था और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल लोगों के दिल जीतने के लिए किया। अगर किसी छोटे व्यापारी को अपना काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, तो जियोवान्नी उसकी मदद करता था। अगर किसी गरीब परिवार को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो जियोवान्नी उन्हें दान देता था। उसने चर्च और अनाथालयों को भी भारी दान दिया। वह यह सब बहुत ही खामोशी से करता था, बिना किसी दिखावे के। उसकी इस छवि ने उसे आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग उसे अपना मसीहा समझने लगे। जियोवान्नी ने कभी भी सीधे तौर पर सत्ता में आने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता था। वह अपने दोस्तों और उन लोगों को जो उसके एहसानों तले दबे थे, चुनाव जितवा कर सरकार में भेजता था। ये लोग सरकार में तो होते थे, लेकिन फैसले वही लेते थे जो जियोवान्नी चाहता था। इस तरह बिना कोई प्रमुख पद लिए ही उसने फ्लोरेंस की सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह सत्ता हासिल करने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका था। दूसरी तरफ फ्लोरेंस का जो पुराना शासक वर्ग था, खासकर अल्बित्सी परिवार, वे मेडिची की इस विकसित होती हुई ताकत को देख रहे थे और उनसे जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह बैंकर परिवार उनकी सत्ता को हड़प रहा है। वे जानते थे कि वे लोकप्रियता में मेडिची का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने साजिश का रास्ता अपनाया। 1429 में जियोवान्नी की मृत्यु के बाद मेडिची परिवार की बागडोर उसके बेटे कोसिमो दे मेडिची के हाथों में आई। कोसिमो अपने पिता से भी ज्यादा चतुर और महत्वाकांक्षी था। उसके नेतृत्व में मेडिची बैंक और भी ज्यादा सफल हो गया। कोसिमो ने भी अपने पिता की तरह आम लोगों की मदद करने की नीति जारी रखी। इससे अल्बित्जी परिवार और भी ज्यादा डर गया। 1433 में जब अल्बित्जी परिवार का सरकार पर नियंत्रण था, तो उन्होंने कोसिमो पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उनकी योजना कोसिमो को मरवा देने की थी। पूरे फ्लोरेंस में सनसनी फैल गई। ऐसा लग रहा था कि मेडिची परिवार का खेल अब खत्म हो गया है। कोसिमो को जेल में डाल दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया जाने लगा। लेकिन अल्बित्सी परिवार ने कोसिमो और मेडिची परिवार की लोकप्रियता को कम आंका था। जैसे ही लोगों को कोसिमो की गिरफ्तारी की खबर मिली, वे मेडिची के समर्थन में मार्गों पर उतर आए। दूसरे शक्तिशाली शहर जैसे वेनिस ने भी हस्तक्षेप किया। अल्बित्सी परिवार दबाव में आ गया। वे कोसिमो को मारने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने सजा को कम करके कोसिमो को 10 साल के लिए फ्लोरेंस से निर्वासित कर दिया। अल्बित्सी परिवार को लगा कि उन्होंने अपनी सबसे प्रमुख दुश्मन से छुटकारा पा लिया है, लेकिन यह उनकी सबसे अधिक भूल साबित हुई। कोसिमो का निर्वासन उसके लिए एक सजा नहीं, बल्कि एक वरदान बन गया। वह जहां भी गया उसका एक राजा की तरह स्वागत हुआ, क्योंकि हर कोई उसके बैंक का कर्जदार था। वहीं दूसरी ओर फ्लोरेंस में अल्बित्जी सरकार की अलोकप्रियता और भी अधिक हो गई। लोग कोसिमो को याद करने लगे। एक साल के अंदर ही फ्लोरेंस में हालात इतने बदल गए कि एक नई सरकार चुनी गई जो मेडिची की समर्थक थी। इस नई सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने अल्बित्जी परिवार को फ्लोरेंस से निर्वासित कर दिया और कोसिमो को पूरे मान सम्मान के साथ वापस बुला लिया। 1434 में जब कोसिमो फ्लोरेंस वापस लौटा, तो वह सिर्फ एक अमीर नागरिक नहीं था, वह फ्लोरेंस का अघोषित शासक था, उसका ग्रैंडफादर था। लेकिन क्या एक बैंकर का यह राज फ्लोरेंस के लिए अच्छा साबित होगा? क्या कोसिमो सच में जनता का सेवक बनेगा, या फिर वह एक ऐसा तानाशाह साबित होगा जो गणराज्य के मुखौटे के पीछे से अपनी हुकूमत चलाएगा? कोसिमो के राज की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और साजिशों से भरी हुई है। चैप्टर नंबर 6, कोसिमो दे मेडिची और पर्दे के पीछे का राज। गणराज्य के मुखौटे में तानाशाही।
जब कोसिमो दे मेडिची 1434 में अपने निर्वासन से वापस फ्लोरेंस लौटा, तो यह मेडिची परिवार के लिए एक बहुत विशाल जीत थी। लेकिन कोसिमो बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने दुश्मनों की तरह गलती नहीं की। उसने कोई शाही पदवी नहीं ली। उसने खुद को राजा या ड्यूक घोषित नहीं किया। वह ऊपरी तौर पर एक आम नागरिक ही बना रहा। फ्लोरेंस कहने को तो अभी भी एक गणराज्य था। वहां चुनाव होते थे, सरकार बनती थी और सारे सरकारी संस्थान पहले की तरह ही काम कर रहे थे। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था, एक मुखौटा था। असली सत्ता तो कोसिमो दे मेदिची के हाथों में थी। मैकियावेली हमें दिखाता है कि कोसिमो एक ऐसा मास्टर कठपुतली वाला था जिसके इशारों पर फ्लोरेंस की पूरी सरकार नाच रही थी। कोसिमो ने सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत ही चालाक तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने यह सुनिश्चित किया कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ उसी के वफादार लोग चुने जाएं। उसने चुनाव प्रणाली में ऐसे बदलाव किए जिससे उसके विरोधियों का जीतना लगभग नामुमकिन हो गया। दूसरा, उसने अपने दुश्मनों को बहुत ही बेरहमी से लेकिन खामोशी से रास्ते से हटा दिया। जो परिवार उसके कट्टर विरोधी थे, उन्हें या तो फ्लोरेंस से निर्वासित कर दिया गया या फिर उन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। उसने यह सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया ताकि कोई उस पर सीधे तौर पर तानाशाही का आरोप न लगा सके। वह जानता था कि फ्लोरेंस के लोग अपनी आजादी से बहुत प्यार करते हैं। अगर वह खुलेआम तानाशाही करता तो लोग उसके खिलाफ विद्रोह कर देते। इसीलिए उसने गणराज्य के रक्षक का चोला पहने रखा, जबकि हकीकत में वह गणराज्य की आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। लेकिन कोसिमो सिर्फ एक चतुर राजनेता ही नहीं था, वह कला और ज्ञान का बहुत महान संरक्षक भी था। उसने अपनी दौलत का एक बहुत विशाल हिस्सा फ्लोरेंस को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने में खर्च किया। उसने उस समय के सबसे महान कलाकारों, वास्तुकारों और विद्वानों को फ्लोरेंस में इकट्ठा किया। उसने ब्रूनेलेस्की जैसे आर्किटेक्ट को फ्लोरेंस के कैथेड्रल का शानदार गुंबद बनाने के लिए पैसा दिया, जो आज भी वास्तुकला का एक अजूबा माना जाता है। उसने डोनाटेलो जैसे मूर्तिकार और फ्रा एंजेलिको जैसे चित्रकार को काम दिया। उसने प्लेटो और दूसरे यूनानी दार्शनिकों के दुर्लभ ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए पूरे यूरोप में अपने एजेंट भेजे और फ्लोरेंस में एक प्लेटोनिक अकादमी की स्थापना की। उसके इस काम ने ही पुनर्जागरण को जन्म दिया, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे यूरोप को ज्ञान और कला की एक नई रोशनी दी। उसकी इस उदारता के पीछे भी एक बहुत गहरा राजनीतिक मकसद था। इन कला और संस्कृति के कामों ने फ्लोरेंस के लोगों को एक तरह का गौरव प्रदान किया। उन्हें लगने लगा कि मेडिची के शासन में उनका शहर तरक्की कर रहा है और दुनिया में उसका नाम हो रहा है। इससे लोगों का ध्यान राजनीति से हटकर कला और उत्सवों की ओर चला गया। दूसरा, इन महान कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देकर कोसिमो ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि वह सिर्फ एक बैंकर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुसंस्कृत और बुद्धिमान शासक है। यह उसकी सॉफ्ट पावर थी। वह लोगों पर तलवार से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और उदारता से राज कर रहा था। लोग उसकी तानाशाही को भूलकर उसके गुणगान करने लगे। वह एक ही साथ लोगों को रोजगार भी दे रहा था और उनका मनोरंजन भी कर रहा था। इससे आम जनता के बीच उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। मैकियावेली कोसिमो के शासन का विश्लेषण करते हुए यह दिखाता है कि कैसे एक बुद्धिमान शासक बल प्रयोग के बिना भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। कोसिमो ने लोगों को वो दिया जो वे चाहते थे, शांति, समृद्धि और गौरव। बदले में लोगों ने खुशी खुशी अपनी राजनीतिक आजादी उसे सौंप दी। मैकियावेली कोसिमो की प्रशंसा तो करता है, लेकिन वह एक चेतावनी भी देता है। वह कहता है कि जब सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के हाथ में आ जाती है, भले ही वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो गणराज्य का चरित्र खत्म हो जाता है। नागरिक धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और शासक पर निर्भर हो जाते हैं। कोसिमो ने 30 साल तक फ्लोरेंस पर राज किया और उसके शासनकाल में फ्लोरेंस ने बहुत तरक्की की। लेकिन उसने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो पूरी तरह से एक परिवार पर निर्भर थी। अब सवाल यह था कि कोसिमो के बाद क्या होगा? क्या उसके उत्तराधिकारी भी उसी की तरह काबिल और समझदार होंगे, या फिर उनकी गलतियां मेडिची परिवार और पूरे फ्लोरेंस को एक ऐसे भयानक संकट में डाल देंगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? एक ऐसी खूनी साजिश तैयार हो रही थी जो फ्लोरेंस के सबसे पवित्र स्थान, उसके कैथेड्रल में मेडिची परिवार के खून से होली खेलने वाली थी। चैप्टर नंबर 7,
पादसी षड्यंत्र और कैथेड्रल में खून। जब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, कोसिमो दे मेडिची ने अपनी बुद्धिमानी से फ्लोरेंस में 30 साल तक शांति और स्थिरता बनाए रखी। 1464 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा पिएरो गद्दी पर बैठा, लेकिन वह बहुत बीमार रहता था और सिर्फ 5 साल बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मेडिची परिवार की विशाल विरासत और फ्लोरेंस की सत्ता दो नौजवान युवकों के कंधों पर आ गई। पिएरो के दो बेटे लोरेंजो और ग्यूलियानो। लोरेंजो, जो विशाल था, उस समय सिर्फ 20 साल का था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली, करिश्माई और महत्वाकांक्षी था। उसे लोरेंजो द मैग्निफिसेंट यानी भव्य लोरेंजो के नाम से जाना गया। उसने अपने दादा कोसिमो की विरासत को और भी आगे ले गया। उसके शासनकाल में फ्लोरेंस कला और संस्कृति के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन उसकी यही सफलता और यही विकसित होती हुई ताकत उसके लिए नए दुश्मन भी पैदा कर रही थी। फ्लोरेंस में कई ऐसे पुराने और शक्तिशाली परिवार थे जो मेडिची परिवार की इस तानाशाही से जलते थे। उन्हें लगता था कि मेडिची ने उनकी जगह हड़प ली है। इनमें सबसे प्रमुख था पादसी परिवार। पादसी परिवार भी मेडिची की तरह ही एक बहुत अमीर बैंकर परिवार था। वे खुद को मेडिची से किसी भी मामले में कम नहीं समझते थे। पहले तो दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनके बीच नफरत की एक दीवार खड़ी कर दी। पादसी परिवार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फ्लोरेंस में हर फैसला मेडिची की मर्जी से होता है। वे मेडिची शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। उनकी इस महत्वाकांक्षा को हवा दी एक और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने, पोप सिक्सटस चतुर्थ। पोप भी मेडिची की अधिक होती ताकत से परेशान था, क्योंकि लोरेंजो उसकी राजनीतिक योजनाओं में बाधा डाल रहा था। इस तरह फ्लोरेंस के अंदर और बाहर मेडिची के दुश्मनों का एक खतरनाक गठबंधन तैयार हो गया। पादसी परिवार, पोप और कुछ दूसरे असंतुष्ट परिवारों ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। योजना थी लोरेंजो और उसके छोटे भाई गिउलियानो दोनों की एक साथ हत्या करने की। साजिशकर्ताओं ने हत्या के लिए जो दिन और जगह चुनी, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। उन्होंने 26 अप्रैल 1478 का दिन चुना, जो रविवार का दिन था, और जगह चुनी फ्लोरेंस का सबसे पवित्र स्थान, शहर का मुख्य कैथेड्रल। योजना यह थी कि जब कैथेड्रल में ईस्टर मास की प्रार्थना चल रही होगी और हजारों लोगों की भीड़ होगी, ठीक उसी समय जब पादरी पवित्र ब्रेड को ऊपर उठाएगा, तब हत्यारे लोरेंजो और ग्यूलियानो पर हमला कर देंगे। उन्हें लगा कि इस पवित्र मौके पर दोनों भाई बेखबर होंगे और उन पर हमला करना आसान होगा। ये एक बहुत ही क्रूर और दुस्साहसी योजना थी। चर्च जैसी पवित्र जगह पर खून बहाने का विचार ही उस समय के लोगों के लिए अकल्पनीय था। मैकियावेली इस घटना का वर्णन बहुत ही विस्तार और नाटकीय ढंग से करता है। वह दिखाता है कि कैसे सत्ता की भूख इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह धर्म और इंसानियत सब कुछ भूल जाता है। उस मनहूस रविवार को लोरेंजो और ग्यूलियानो दोनों भाई बिना किसी शक के प्रार्थना के लिए कैथेड्रल पहुंचे। ग्यूलियानो की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन साजिश में शामिल दो लोग उसे दोस्ती का बहाना करके घर से बुला लाए। वे रास्ते में हंसी मजाक करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर यह जांच रहे थे कि उसने पोशाकों के नीचे कोई कवच तो नहीं पहना है। प्रार्थना शुरू हुई। कैथेड्रल हजारों लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही घंटी बजी और पादरी ने पवित्र ब्रेड को ऊपर उठाया, जो हमले का संकेत था, हत्यारे अपनी अपनी जगहों से निकले। एक हत्यारे फ्रांचेस्को द पादसी ने ग्यूलियानो पर खंजर से हमला कर दिया। उसने ग्यूलियानो को इतनी बेरहमी से मारा कि उसे 19 जख्म लगे और उसने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसी समय दो पादरियों ने लोरेंजो पर हमला किया, लेकिन लोरेंजो ज्यादा फुर्तीला और भाग्यशाली निकला। उसने अपनी तलवार निकाल ली और खुद का बचाव किया। हमले में उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव तो लगा, लेकिन वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे घेर लिया और उसे सुरक्षित सैक्रिस्टी यानी चर्च का एक कमरा में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कैथेड्रल के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर साजिश का एक और हिस्सा चल रहा था। एक दूसरा गुट सरकारी महल पर कब्जा करने गया था, ताकि वे सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकें, लेकिन वे भी असफल रहे। महल के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। जब फ्लोरेंस के लोगों को पता चला कि मेडिची भाइयों पर हमला हुआ है, ग्यूलियानो मारा गया है और इसके पीछे पादसी परिवार का हाथ है,
तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो पादसी परिवार यह सोच रहा था कि लोग मेदिची के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे, उनका हिसाब बिल्कुल उल्टा हो गया। मेदिची के समर्थकों और आम जनता की भीड़ ने पादसी परिवार और उनके समर्थकों पर हमला बोल दिया। यह एक भयानक जन प्रतिशोध था। लोगों ने साजिशकर्ताओं को उनके घरों से घसीट घसीट कर बाहर निकाला और उन्हें बेरहमी से मार डाला। कुछ को सरकारी महल की खिड़कियों से लटकाकर फांसी दे दी गई। फ्रांचेस्को दे पात्सी को भी पकड़कर मार दिया गया। कुछ ही दिनों के अंदर पात्सी परिवार के लगभग 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका पूरा वंश ही खत्म कर दिया गया। क्या लोरेंजो इस सदमे से उबर पाएगा? अपने भाई की मौत का बदला लेने के बाद क्या वह एक उदार शासक बना रहेगा, या फिर यह घटना उसे क्रूर और शक्की तानाशाह में बदल देगी? इस खूनी साजिश का फ्लोरेंस के भविष्य पर क्या असर हुआ, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 8, लोरेंजो मैग्निफिसेंट और फ्लोरेंस का स्वर्ण युग। चमक के पीछे का अंधेरा। पादसी षड्यंत्र एक बहुत विशाल त्रासदी थी। लोरेंजो ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे भाई को मरते हुए देखा था और वह खुद भी बाल बाल बचा था। इस घटना ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। कोई भी साधारण इंसान ऐसे सदमे के बाद या तो टूट जाता या फिर बदले की आग में आंधा हो जाता। लेकिन लोरेंजो असाधारण था। उसने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। इस साजिश ने फ्लोरेंस की जनता की सहानुभूति पूरी तरह से मेदिची परिवार के साथ कर दी थी। लोगों की नजर में लोरेंजो अब सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक हीरो बन गया था। एक ऐसा शहीद जो शहर के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध किया था। लोरेंजो ने बहुत ही समझदारी से इस सहानुभूति का इस्तेमाल अपनी सत्ता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निरंकुश बनाने के लिए किया। उसने पादसी परिवार और उनके सहयोगियों का तो सफाया कर ही दिया, साथ ही उसने उन सभी लोगों को भी किनारे लगा दिया जिन पर उसे जरा सा भी शक था। गणराज्य के जो कुछ बहुत बचे खुचे अधिकार थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया और सारी ताकत लोरेंजो के हाथों में सिमट गई। अब फ्लोरेंस नाम के लिए भी गणराज्य नहीं रहा। यह पूरी तरह से एक रियासत बन चुका था जिसका एकमात्र मालिक लोरेंजो दे मेदिची था। सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के बाद लोरेंजो ने फ्लोरेंस को एक ऐसे स्वर्ण युग में पहुंचाया जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। उसने अपने दादा कोसिमो की कला और संस्कृति को संरक्षण देने की नीति को और भी अधिक पैमाने पर आगे ले गया। उसका दरबार उस समय के सबसे महान कवियों, दार्शनिकों, चित्रकारों और मूर्तिकारों का अड्डा बन गया था। उसने बोत्तिचेल्ली, लियोनार्डो, दा विंची और माइकलेंजेलो जैसे महान कलाकारों को प्रोत्साहित किया और उन्हें काम दिया। सोचिए, आज हम पुनर्जागरण की जिन महान कलाकृतियों को देखकर अचंभित होते हैं, उनमें से कई लोरेंजो के शासनकाल में ही बनी थी। उसने एक बहुत विशाल लाइब्रेरी बनाई और स्कूलों की स्थापना की। उसके समय में फ्लोरेंस सचमुच में यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी बन गया था। हर तरफ उत्सवों, दावतों और समारोहों का माहौल रहता था। लोरेंजो खुद भी एक अच्छा कवि था। उसने लोगों का ध्यान राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से हटाकर इस कला और मनोरंजन की रंगीन दुनिया में लगा दिया। लोग अपनी राजनीतिक आजादी खोने का गम भूलकर इन उत्सवों में डूब गए। लोरेंजो सिर्फ कला का ही पारखी नहीं था, बल्कि वह एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने इटली के दूसरे राज्यों जैसे मिलान, नेपल्स और वेनिस के साथ एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया। उसने इटालियन लीग नामक एक गठबंधन को मजबूत किया, जिसका उद्देश्य यह था कि इटली के राज्य आपस में न लड़ें और किसी बाहरी ताकत को इटली पर हमला करने का मौका न दें। वह इटली के संतुलन का कांटा कहलाता था। जब तक लोरेंजो जिंदा रहा, उसने अपनी बुद्धिमानी से इटली में काफी हद तक शांति बनाए रखी। मैकियावेली लोरेंजो की इन उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। वह मानता है कि लोरेंजो एक महान शासक था जिसने फ्लोरेंस को इज्जत और समृद्धि दोनों दी। लेकिन मैकियावेली, जो हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है, वह हमें लोरेंजो के शासन के अंधेरे पक्ष से भी रूबरू कराता है। वह बताता है कि यह सारी चमक दमक और यह स्वर्ण युग एक बहुत अधिक कीमत पर आया था। पहली कीमत थी फ्लोरेंस की आजादी। लोरेंजो ने गणराज्य की संस्थाओं को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। अब कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था। दूसरी कीमत थी आर्थिक। लोरेंजो अपनी शान शौकत, अपने उत्सवों और अपनी भव्य योजनाओं पर सरकारी खजाने का पैसा पानी की तरह बहा रहा था। यहां तक कि उसने अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए मेदिची बैंक का पैसा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे बैंक की हालत खराब होने लगी।
उसने जनता पर टैक्स का बोझ भी बहुत ज्यादा कर दिया था। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कीमत यह थी कि उसने कोई ऐसा काबिल उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया जो उसके बाद उसकी विरासत को संभाल सके। उसका पूरा शासन उसकी व्यक्तिगत करिश्मा और प्रतिभा पर टिका हुआ था। 1492 में सिर्फ 43 साल की उम्र में लोरेंजो द मैग्निफिसेंट की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु सिर्फ फ्लोरेंस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इटली के लिए एक बहुत विशाल आघात था। वह संतुलन का कांटा टूट गया था जो इटली को जोड़े हुए था। मैकियावेली लिखता है कि लोरेंजो की मृत्यु के साथ ही इटली के दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। लोरेंजो के बाद उसका बड़ा बेटा पियरो गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अपने पिता की तरह बिल्कुल भी काबिल नहीं था। वह घमंडी, अयोग्य और अदूरदर्शी था। उसने कुछ ही सालों में अपने पिता की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इटली के राज्य फिर से आपस में लड़ने लगे और इस फूट का फायदा उठाकर 1494 में फ्रांस के राजा ने इटली पर हमला कर दिया। इसके साथ ही इटली में विदेशी आक्रमणों और युद्धों का एक ऐसा विनाशकारी दौर शुरू हुआ जिसने इटली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फ्लोरेंस के लोगों ने अपनी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार पियरो को ठहराया और मेडिची परिवार को एक बार फिर फ्लोरेंस से निकाल दिया। फ्लोरेंस में फिर से गणराज्य की स्थापना हुई, वही गणराज्य जिसमें एक युवा निकोलो मैकियावेली को एक महत्वपूर्ण पद मिला था। मैकियावेली हमें कहां ले आया है? उसने हमें फ्लोरेंस के उत्थान और पतन की पूरी कहानी दिखा दी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली हमें क्या सबसे अहम सबक सिखाना चाहता है? चैप्टर नंबर 9, मैकियावेली का असली सबक और गणराज्यों की विफलता। क्यों आजादी को बनाए रखना इतना मुश्किल है? अब हम इस ऑडियो बुक के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां हम सिर्फ कहानियों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए गहरे राजनीतिक और दार्शनिक सबक को समझेंगे। मैकियावेली ने फ्लोरेंस का यह विस्तृत और नाटकीय इतिहास सिर्फ घटनाओं को दर्ज करने के लिए नहीं लिखा था। उसका असली मकसद कुछ और था। वह अपने शहर फ्लोरेंस के लोगों को और खासकर उसके शासकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता था। और वह सबक यह था कि एक गणराज्य या एक आजाद देश क्यों विफल होता है। क्यों लोग अपनी मेहनत से हासिल की हुई आजादी को संभाल कर नहीं रख पाते। फ्लोरेंस की पूरी कहानी उसकी नजर में इसी एक सवाल का जवाब है। वह हमें दिखाता है कि फ्लोरेंस के पास सब कुछ था, पैसा, प्रतिभा, कला और एक शानदार शुरुआत, लेकिन फिर भी वह एक स्थिर और मजबूत गणराज्य क्यों नहीं बन पाया। मैकियावेली इसके लिए कुछ मुख्य कारणों को जिम्मेदार ठहराता है। पहला और सबसे प्रमुख कारण, जिसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं, वह है गुटबाजी या आंतरिक फूट। मैकियावेली अपनी किताब में लगभग चीख चीख कर यह कहता है कि जो शहर या देश अंदर से बंटा हुआ हो, उसे कोई बाहरी दुश्मन नहीं हरा सकता, वह खुद ही खुद को बर्बाद कर लेता है। फ्लोरेंस की कहानी शुरू से लेकर अंत तक इसी गुटबाजी की कहानी है। पहले गुएल्फ और गिबेलिन के नाम पर, फिर अमीर और गरीब के नाम पर, और फिर अलग अलग परिवारों के नाम पर फ्लोरेंस के लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से ऊपर उठकर शहर के हित के बारे में नहीं सोचा। वे यह भूल गए कि वे सब एक ही नाव में सवार हैं, और अगर नाव में छेद होगा तो डूबेंगे तो सब एक साथ ही। मैकियावेली हमें यह चेतावनी देता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी आंतरिक एकता ही उसकी सबसे प्रमुख ताकत होती है। जिस दिन वो एकता खत्म हो जाती है, उस दिन से उस राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। क्या यह बात आज के समय में भी उतनी ही सच नहीं है? जब हम अपने ही देश में लोगों को धर्म, जाति या राजनीति के नाम पर लड़ते हुए देखते हैं, तो क्या हमें मैकियावेली की यह चेतावनी याद नहीं आती? गणराज्य की विफलता का दूसरा मुख्य कारण जो मैकियावेली बताता है, वह है अच्छे कानूनों और मजबूत संस्थाओं का अभाव। फ्लोरेंस में कानून तो थे, लेकिन वे हमेशा बदलते रहते थे। जो भी गुट सत्ता में आता था, वह अपने फायदे के लिए कानूनों को बदल देता था। कानून का शासन नहीं था, बल्कि शक्तिशाली लोगों का शासन था। न्याय सबके लिए बराबर नहीं था। इसी वजह से लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया था। मैकियावेली प्राचीन रोम का उदाहरण देते हुए कहता है कि एक सफल गणराज्य वो होता है जहां संस्थाएं किसी एक व्यक्ति या परिवार से ज्यादा मजबूत होती हैं, जहां कानून का राज होता है और जहां सेना देश के प्रति वफादार होती है, न कि किसी एक जनरल के प्रति। फ्लोरेंस में इसका ठीक उल्टा था। यहां संस्थाएं कमजोर थीं
और लोग कोसिमो या लोरेंजो जैसे करिश्माई नेताओं के पीछे चलते थे। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें एक व्यक्ति से लगा ली। जब तक वह व्यक्ति काबिल था, तब तक तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही एक अयोग्य उत्तराधिकारी आया, पूरी व्यवस्था ढह गई। तीसरा और एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कारण जो मैकियावेली बताता है, वह है इंसानी फितरत। वह मानता है कि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी, महत्वाकांक्षी और असंतुष्ट होता है। लोग शांति के समय में बहुत जल्दी आलसी और अनुशासनहीन हो जाते हैं। वे अपनी आजादी को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फ्लोरेंस के लोगों के साथ भी यही हुआ। जब मेदिची परिवार ने उन्हें शांति और समृद्धि दी, तो वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूल गए। वे यह भूल गए कि गणराज्य को चलाना सिर्फ शासक का ही नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। वे कला, संस्कृति और उत्सवों में इतने डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी आजादी उनसे छीन ली गई। मैकियावेली हमें यह सिखाता है कि आजादी को पाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना है। इसके लिए नागरिकों को हमेशा जागरूक, अनुशासित और अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना होता है। तो मैकियावेली का असली सबक क्या है? वह हमें कोई आदर्शवादी ज्ञान नहीं दे रहा है। वह तो बस एक डॉक्टर की तरह बहुत ही बेरहमी से हमारे समाज की बीमारियों का विश्लेषण कर रहा है। वह हमें एक आईना दिखा रहा है। वह कह रहा है कि अगर तुम एक सफल और आजाद देश बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी फूट को खत्म करना होगा, मजबूत कानून बनाने होंगे, और सबसे अधिक तुम्हें इंसानी फितरत की कमजोरियों को समझना होगा और उनसे ऊपर उठना होगा। यह एक बहुत ही कठोर और निराशावादी संदेश लग सकता है, लेकिन मैकियावेली का मानना था कि कड़वी सच्चाई को जानना झूठी उम्मीदों में जीने से बेहतर है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार है जो चुपचाप अपना खेल खेल रहा है। वो है किस्मत या फॉर्च्यूना। आखिर सत्ता के इस खेल में एक इंसान की काबिलियत और उसकी किस्मत का क्या रोल है? मैकियावेली का यह सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, ये हम जानेंगे अपनी इस यात्रा के अंतिम अध्याय में। चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष। इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं? मैकियावेली की नजर में सत्ता का अंतिम सत्य। दोस्तों, निकोलो मैकियावेली के साथ फ्लोरेंस के इतिहास की इस लंबी और रोमांचक यात्रा के अब हम अंतिम छोर पर आ पहुंचे हैं। हमने सदियों का सफर तय किया। हमने फ्लोरेंस को बनते, चमकते और फिर बिखरते हुए देखा। हमने विश्वासघात, षड्यंत्र, युद्ध और क्रांति की न जाने कितनी कहानियां सुनी। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरे मंथन का सार क्या है? हम जो आज की दुनिया में जी रहे हैं, मैकियावेली और फ्लोरेंस के इस इतिहास से अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? मैकियावेली के अनुसार इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये एक शिक्षक है, और जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते, वे उन्हीं गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। फ्लोरेंस की कहानी हमारे लिए एक केस स्टडी की तरह है, जो हमें सत्ता, समाज और इंसानी फितरत के बारे में कुछ शाश्वत सच बताती है। मैकियावेली की सबसे प्रमुख सीख यह है कि दुनिया जैसी हमें दिखती है, वैसी है नहीं। दुनिया आदर्शों पर नहीं, बल्कि हितों और शक्ति के संतुलन पर चलती है। वह हमें सिखाता है कि अगर हमें दुनिया को समझना है, तो हमें चीजों को वैसे ही देखना होगा जैसी वे हैं, न कि जैसी वे होनी चाहिए। यह एक बहुत ही यथार्थवादी और कुछ लोगों के लिए कठोर दृष्टिकोण है। लेकिन मैकियावेली का मानना था कि सफलता के लिए इस यथार्थवाद की जरूरत होती है। उसने फ्लोरेंस के पतन में यही देखा कि वहां के लोग अक्सर भावनाओं, पारिवारिक गौरव और झूठे आदर्शों में बह जाते थे और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर देते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी, चाहे वो हमारा करियर हो या हमारे रिश्ते, फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि हकीकत का सही आकलन करके लेने चाहिए। इस यथार्थवाद के केंद्र में मैकियावेली के दो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत हैं, विर्तु और फॉर्च्यूना। विर्तु का मतलब सिर्फ सद्गुण या नैतिकता नहीं है, जैसा हम समझते हैं। मैकियावेली के लिए विर्तु का मतलब है काबिलियत, साहस, दूरदर्शिता और समय के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। यह एक लीडर की वो क्वालिटी है जिससे वह मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में कर लेता है। वहीं फॉर्च्यूना का मतलब है भाग्य या किस्मत। ये वो बाहरी परिस्थितियां हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मैकियावेली कहता है कि हमारा जीवन इन दो शक्तियों के बीच का एक निरंतर संघर्ष है। वह किस्मत को एक तूफानी नदी की तरह बताता है, जो जब उफान पर होती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। लेकिन एक विर्तु वाला इंसान, एक काबिल इंसान,
शांति के समय में ही बांध और नहरें बना लेता है, ताकि जब नदी में बाढ़ आए तो वह उसके विनाश से बच सके और उसके पानी को अपनी दिशा में मोड़ सके। इसका मतलब यह है कि हम किस्मत को पूरी तरह से नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी काबिलियत और तैयारी से उसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लोरेंजो द मैग्निफिसेंट में वृत्तु थी, इसलिए उसने पाद्जी षड्यंत्र जैसे दुर्भाग्य को भी अपनी ताकत में बदल दिया। लेकिन उसके बेटे पियरो में वृत्तु नहीं थी, इसलिए अच्छी किस्मत होने के बावजूद वह सब कुछ गंवा बैठा। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें लगातार अपनी काबिलियत और स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। अंत में मैकियावेली हमें एक बहुत ही जरूरी संदेश देता है, और वो है नागरिक कर्तव्य का। वह गणराज्य को शासन का सबसे अच्छा रूप मानता था, क्योंकि उसमें नागरिकों की भागीदारी होती है। लेकिन वह यह भी जानता था कि गणराज्य को चलाना सबसे मुश्किल काम है। इसकी सफलता हर एक नागरिक की वृत्तु पर निर्भर करती है। अगर नागरिक स्वार्थी, आलसी और अपने देश के प्रति उदासीन हो जाएंगे, तो कोई भी गणराज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। वह तानाशाही में बदल जाएगा या फिर बाहरी ताकतों का गुलाम बन जाएगा। मैकियावेली की हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एक तरह से फ्लोरेंस के नागरिकों के लिए एक शोक गीत है, जो अपनी आजादी की कीमत नहीं समझ पाए। ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। एक अच्छा देश या एक अच्छा समाज सिर्फ एक अच्छे नेता से नहीं बनता, वह अपने नागरिकों के चरित्र और उनके योगदान से बनता है। हमें सिर्फ सरकार की आलोचना करने का ही नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का भी अधिकार और कर्तव्य है। तो मैकियावेली, जिसे हम अक्सर एक शैतानी विचारक समझते हैं, वह असल में एक बहुत महान देशभक्त और एक कड़वा सच बोलने वाला शिक्षक है। उसकी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस हमें सिखाती है कि सत्ता का खेल कितना जटिल और क्रूर हो सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि एकता, मजबूत कानून, नागरिक कर्तव्य और व्यक्तिगत काबिलियत से हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने समाज और देश के भविष्य को भी आकार दे सकते हैं। इतिहास कभी मरता नहीं है, वह बस अलग अलग रूपों में खुद को दोहराता रहता है। फैसला हमारे हाथ में है कि हम फ्लोरेंस की गलतियों से सीखते हैं या उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सत्ता का खेल हमेशा से एक जैसा रहा है, और कैसे इतिहास की गलतियों से सीखकर हम अपने आज और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे समाज में फूट और गुटबाजी किसी भी देश को कमजोर कर देती है, कैसे महत्वाकांक्षा इंसानों से कुछ भी करा सकती है, और कैसे एक लीडर की काबिलियत और किस्मत मिलकर किसी राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि इतिहास को समझना कितना जरूरी है, ताकि हम एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको सत्ता, समाज और इंसानी फितरत के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।